हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपने पुराने चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से क्लिक करके आप पुराने चैप्टर की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और वहां से उन सभी की वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कार्बनिक विलयन का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स क्या होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे आपको बता देता हूँ। तो आज हम देखेंगे कि कार्बनिक विलयन का स्थानांतरण क्या होता है, सोर्स सिंक रिलेशनशिप क्या है और ट्रांसलोकेशन क्या होता है, और इसके पक्ष में दी गई जो हाइपोथेसिस है जैसे मुंच हाइपोथेसिस, ठीक है, वो क्या होती है और उसके पक्ष में क्या परिणाम है और उसके विपक्ष में कौन कौन से प्रमाण हैं, उन सबको हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बनिक विलयन का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स क्या होता है। तो पौधों में क्लोरोफिल युक्त प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो पौधों में जो क्लोरोफिल युक्त प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, तो पत्तियों में होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है जिसको हम क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे। जैसे कि पत्ती क्या है, एक सोर्स है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, ठीक है। तथा अन्य भाग के ऊतक जो क्लोरोफिल के अभाव में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण नहीं करते हैं, वह अपनी उपापचय क्रियाओं के लिए इनका उपयोग या संचयन करते हैं। इन अंगों को हम क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं, ठीक है। पादपों में सोर्स, पत्ती व सिंक जैसे कि रूट, फ्लावर, फ्रूट, ये अधिकतर पौधों में एक दूसरे से दूरी पर स्थित होते हैं तथा इनका प्रभावी स्थानांतरण आवश्यक है, ठीक है। तो सोर्स से सिंक तक कार्बनिक पदार्थों के प्रवाह को ही हम स्थानांतरण कहते हैं। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, तो ऑर्गेनिक सोल्यूट जो होते हैं उनका सोर्स से सिंक की ओर क्या होता है, ट्रांसफर होने क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि सोर्स सिंक रिलेशनशिप क्या होती है। तो फ्लोएम द्वारा कार्बनिक पदार्थों का परिवहन सोर्स व सिंक के मध्य विशिष्ट संबंध जो होता है प्रदर्शित करता है। सोर्स वह स्थल होता है जहाँ खाद्य पदार्थों का संश्लेषण या संग्रहण होता है, अर्थात इन ऊतकों में अपने उपभोग के लिए आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। जबकि सिंक जो होता है वह ऊतक या फिर अंग होता है जो इन पदार्थों को अपने उपयोग हेतु प्राप्त करता है। इस प्रकार फ्लोएम जो होता है सोर्स व सिंक के मध्य एक सेतु का कार्य करता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो फ्लोएम क्या करता है कि कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है, और जाइलम क्या करता है, तो वो क्या करता है, जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है, ठीक है। तो फ्लोएम के द्वारा ये क्या होगा, जो सोर्स में कार्बनिक पदार्थ बनाए जा रहे हैं, जैसे पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको सिंक तक जहाँ पे इसकी आवश्यकता है वहाँ पे ले जाना होगा, ठीक है। तो इनको कौन ले जाता है, तो फ्लोएम के द्वारा ले जाया जाता है। इसलिए फ्लोएम जो होता है सोर्स और सिंक के मध्य क्या करता है, एक सेतु की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो सोर्स के सिरे पर जैसे कि पत्ती हो गई, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी क्रियाओं द्वारा क्या होता है कि एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट द्वारा पर्णशिराओं के फ्लोएम में प्रवेश करता है, ठीक है। तो सोर्स के सिरे पर प्रकाश संश्लेषणी क्रिया में भी तो उसके द्वारा जो सोल्यूट होगा हमारा जो बन रहा है, कार्बनिक पदार्थ बन रहा है, तो क्या होता है कि दो पात होते हैं, तो ये एपोप्लास्ट या फिर सिम्पात, इन दोनों पात में से जो होगा क्या करेगा, वो पर्णशिराओं के फ्लोएम में प्रवेश करेगा, ठीक है। तो जो पर्ण की शिराएं होंगी उनके जो फ्लोएम में होगा प्रवेश करेगा। अब सुक्रोज यह सेल्स में जो होता है एकत्रित होता है, ठीक है। तो ये जो सोल्यूट होता है ये क्या होता है, सुक्रोज के रूप में जो होता है ये सहज कोशिकाओं जो होती है किसकी, फ्लोएम की, उसमें क्या होता है, एकत्रित होता है तथा यहाँ से जो होता है ये चालनी नलिकाओं जो होती है उनमें प्रवेश करता है, ठीक है। अब पर्णमध्यस्थक सेल से सुक्रोज पत्ती के मुक्त सतह स्थल में प्रवेश करता है तथा सांद्रता प्रवणता के विपरीत फ्लोएम में प्रवेश करता है। परिवहन से पूर्व सुक्रोज के फ्लोएम में संग्रहण को हम क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं, जिसके फलस्वरूप फ्लोएम में क्या होता है, द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि जो कार्बनिक पदार्थ बन रहे हैं, जो सोल्यूट बन रहे हैं, वो क्या होता है, सुक्रोज के रूप में क्या होते हैं कि जो अपने एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट पाथवे से कहाँ पे प्रवेश करते हैं, तो यह जो होते हैं सह कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और वहाँ से ये जो होते हैं फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में जो है भेज दिए जाते हैं। और अब हमने देखा कि जो सुक्रोज होता है पत्ती के मुक्त स्थल में प्रवेश करता है तथा सांद्रता प्रवणता के विपरीत जो होता है फ्लोएम में प्रवेश करता है। और परिवहन से पूर्व जो होता है सुक्रोज के फ्लोएम में संग्रहण को हम क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। मतलब जब तक हमारा ट्रांसलोकेशन स्टार्ट नहीं होता है उससे पूर्व जो भी सुक्रोज जो है फ्लोएम में एकत्रित हो रहा है, जो चालनी नलिकाओं में भरा जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, लोडिंग कहते हैं। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, फ्लोएम में एक द्रव स्थैतिक दाब जो होता है उत्पन्न हो जाता है और जिसके फलस्वरूप सुक्रोज का जो होता है सोर्स से सिंक की ओर जो होता है परिवहन होता है। यह तभी संभव होगा जब सिंक कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ का लगातार उपभोग होता रहे ताकि फ्लोएम में द्रव स्थितिक दाब बना रहे, ठीक है। तो जो द्रव स्थितिक दाब होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा ही क्या होता है, दाब प्रवणता ऊपर की ओर दाब अधिक होता है जहाँ पे पत्तियां भोजन बना रही है, और मान लो कि जब नीचे की ओर जहाँ पे ट्रांसफर करना है जैसे जड़ में, और वहाँ पे क्या होता है कि खाद्य पदार्थों को उपभोग होने से वहाँ पे खाद्य पदार्थों ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की जो है कमी है, तो ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा, दाब प्रवणता में अंतर के अनुसार ऊपर अधिक दाब से नीचे कम दाब की ओर क्या होगा, जो सुक्रोज होगा यानी कि जो सोल्यूट है, ठीक है, उसका स्थानांतरण होगा, ठीक है।
और ये तभी संभव हो सकता है जब क्या हो कि जो सिंक कोशिकाएं हैं जहाँ पे ये स्टोर किया जा रहा है वो लगातार इसका उपभोग करे, ताकि वहाँ पे जिस उसकी कंसंट्रेशन है वो कम होती रहे, ठीक है, और द्रव स्थितिक दाब जो है बना रहे। पादप में सोर्स तथा सिंक का आकार तथा उपापचय क्रियाएं पादप गति तथा उत्पादकता का निर्धारण करती है, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन होता है उसकी क्रियाविधि क्या होती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि स्थानांतरण की क्रियाविधि बताइए या फिर मुंच द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना को समझाइए, ठीक है। तो यह परिकल्पना जो है मुंच द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो कौन सी परिकल्पना जो थी मुंच द्वारा प्रस्तुत की गई? द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना, ठीक है। तो इस परिकल्पना के अनुसार कार्बनिक पदार्थों का परिवहन जो होता है द्रव्य, ठीक है, द्रव्य यानी कि क्या होता है, मास के रूप में होता है। उत्पादन व उपभोग अंगों के मध्य जो होता है स्फीति दाब प्रवणता इस परिवहन के लिए जो होती है उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि स्फीति क्या होती है। तो कोशिका की जो होती है फुली हुई अवस्था, मतलब कि उसके अंदर जब क्या होता है कि एंडोस्मोसिस जो होता है अधिक मात्रा में हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एंडोस्मोसिस के कारण क्या होती है, कोशिका में जो होता है बाहर की ओर एक दबाव उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्फीति दाब कहते हैं, जिससे कोशिका क्या होती है फूल जाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, कोशिका की स्फीति अवस्था होती है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो उत्पादन व उपभोग अंगों के मध्य स्फीति दाब प्रवणता इस परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो स्फीति दाब के अंतर के अनुसार जो होता है इसमें जो होता है परिवहन होता है। तो मुंज के अनुसार फ्लोएम की जो चालनी नलिकाएं के सिरों से आपस में जुड़ी रहती है, ठीक है, तथा इनका जीवद्रव्य प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ा रहता है, जिससे एक सतत तंत्र का निर्माण होता है जो पादप के शीर्ष से आधार तक सतत होता है, ठीक है, और सीधे अक्ष की दिशा में पारगम्य होता है, ठीक है। इसकी क्रियाविधि को हम इस चित्र द्वारा और एक प्रयोग द्वारा समझेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है, जो पर्णमोचक की जो सेल्स होती है में सुक्रोज के रूप में एकत्रित होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है पर्णमोचक सेल्स की परासरण सांद्रता जो होती है बढ़ जाती है, तथा यह जाइलम से जो होता है जल ग्रहण करती है, जिससे इनका स्फीति दाब जो होता है बढ़ जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके फलस्वरूप क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पर्णमोचक सेल में सुक्रोज के रूप में एकत्रित होता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ की जो परासरण सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन जो होती है वो बढ़ जाती है। अब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इसमें एंडोस्मोसिस होगा, और जो पास स्थित जाइलम की जो वाहिकाएं हैं तो उससे क्या होगा कि ये जल को ग्रहण कर लेगा, ठीक है। जल जो होगा एंडोस्मोसिस के द्वारा इधर ग्रहण होता जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो इससे जो होगा कोशिका जो कि स्फीति अवस्था में आ जाएगी, मतलब जो उसका स्फीति दाब होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इस उच्च स्फीति दाब के कारण विलयन जो होता है मेसोफिल सेल्स से चालनी नलिका में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और इसके विपरीत सिंक में क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थों को उपभोग तथा संग्रहण होता रहता है। इससे उत्तकों का परासरण दाब अधिक होता है व स्फीति दाब जो होता है कम रहता है, और इस प्रकार सोर्स व सिंक के मध्य स्फीति दाब प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। इससे विलयन का प्रभाव जो होता है जड़ के फ्लोएम में होता रहता है। सिंक के सिरे पर शर्करा का उपभोग होता रहता है या स्टार्च के रूप में यह संचरित होता जाता है, वह जल जो होता है जलन वहिका में विस्तृत हो जाता है। तो इसमें हमने क्या देखा है कि जो सिंक होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो या तो क्या होंगे कि स्टोर कर ले जाएंगे एज स्टार्च, या फिर क्या होगा उनको उपभोग कर लिया जाएगा। तो वहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन जो होती है कम रहती है। तो इस कारण वहाँ पे क्या होता है कि परासरण दाब जो होता है बढ़ जाता है और जो स्फीति दाब होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो सोल्यूट होता है वो क्या होता है कि वो फ्लोएम से कहाँ प्रवेश कर जाएगा, जो सिंक की जो सेल्स होती है वहाँ पे प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और जो सिंक जो जल होता है वो क्या होता है कि वापस कहाँ पे चला जाता है, वाहिका जो जाइलम की जो वाहिका होती है वहाँ पे विस्तृत हो जाता है। अब मुंज के परिकल्पना को हम एक प्रयोग के द्वारा भी दिखा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दो बल्ब होते हैं ए और बी, जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली से बने होते हैं। आपस में एक नली टी द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में हमारे को दो बल्ब दिखाए गए हैं ए, और जिसको हमको क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा बल्ब है बी जिसको हम सिंक कहते हैं। एक नली जो है टी जिसको हमने फ्लोएम बता रखा है, ठीक है, उससे जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। और जो ए वाला जो बल्ब है उसमें क्या होगा, सुक्रोज सॉल्यूशन जो होगा हाई कंसंट्रेशन वाला होगा, ठीक है। और बी में जो सुक्रोज सॉल्यूशन है वो लो कंसंट्रेशन वाला है, और इनको जो है हमने क्या कर रखा है, जल से भरे एक पात्र में रख रखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो बल्ब ए और बी में शर्करा का विलयन जो है भर दिया गया है। बल्ब ए में शर्करा का सार्ध विलयन व बल्ब बी में शर्करा का तनु विलयन भरा जाता है। अब इस उपकरण को जल से भरे कांच के बर्तन डी में लटका दिया जाता है। परासरण की क्रिया के फलस्वरूप जल जो होता है बल्ब में प्रवेश करता है। चूंकि बल्ब ए की सांद्रता बी से अधिक है, इसलिए ए में बी की तुलना में अधिक स्फीतिदाब उत्पन्न होगा। इसलिए विलयन का प्रवाह जो होगा ए से बी की ओर होता है, तथा यह प्रवाह जो होता है स्फीतिदाब प्रवणता के कारण तब तक होता रहता है जब तक कि ए और बी दोनों विलयन की सांद्रता बराबर न हो जाए। यदि यह प्रवाह जो होता है बराबर बना रहे और बल्ब ए में शर्करा का सतत रूप से आते रहना तथा बल्ब बी से सतत रूप से शर्करा का निकलते रहना आवश्यक है। बल्ब ए को का कार्य जो होता है स्रोत की तरह होता है, जबकि बल्ब बी जो होता है सिंक की तरह कार्य करता है। जहाँ निरंतर शर्करा का उपभोग होता रहता है, बल्ब ए व बल्ब बी को जोड़ने वाली नली टी जो होती है चालनी नली का कार्य करती है,
तो जल से भरा बर्तन डी जो होता है जाइलम वाहिका का कार्य करता है, ठीक है। जहाँ से जल जो होता है कहाँ पे जाता है, फ्लोएम में जाता है, चालनी नलिका में जाता है। तो इस चित्र में हमारे को दिखा रखा है कि यहाँ पे क्या है, बल्ब ए है जिसमें क्या है सुक्रोज की जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और बल्ब बी में सुक्रोज की कंसंट्रेशन जो है कम है। और जो एक डी जो है ये पात्र है जिसके अंदर क्या है जल भरा हुआ है। तो हम जानते हैं कि जल क्या होगा, अंतःपरासन के कारण जो होगा कहाँ जाएगा, बल्ब ए और बी में जाएगा। लेकिन जो बल्ब ए है उसकी जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, सुक्रोज उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला है, तो ज़्यादा मात्रा में बल्ब ए में प्रवेश करेगा जल, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, बल्ब ए में क्या होगा, स्फीति दाब बढ़ता जाएगा। और यह जो स्फीति दाब होगा किससे, बल्ब बी के स्फीति दाब से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर सुक्रोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसके कारण क्या होगा, जो सोल्यूट होगा, जो विलियन बनेगा, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, वो बल्ब ए से बी की ओर जाएगा। और किसके द्वारा जाएगा, ये टी आकार की जो नली है जिसको हमने क्या दे रखा है, फ्लोएम का नाम दे रखा है, ठीक है, वहाँ उसके माध्यम से जाएगा, ठीक है। तो इस सिंपल से प्रयोग द्वारा हमें जो है मुंज की जो द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना है उसको समझा सकते हैं। और यदि हम क्या करें कि जो सोर्स ए है उसमें जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ जो सुक्रोज है उसको हमें जो है नियत रूप से बनाए रखें, और बल्ब बी से नियत रूप से जो सुक्रोज का सोल्यूशन है उसको निकालते रहें, तो ये जो परिवहन जो होगा वो लगातार चलता जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मुंज परिकल्पना के प्रमाण में क्या क्या पक्ष हैं। तो तने के फ्लोएम में चीरा लगाने पर कटे भाग से तेजी से शर्करा युक्त रस का स्त्रावन होता है, जो ये प्रमाणित करता है कि फ्लोएम में विलय का दबाव के साथ प्रभावित होता है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा कार्बनिक पदार्थों के प्रवाह की गति जो वास्तव में पाई जाती है वो द्रव्यमान प्रवाह के कारण ही होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि अधिकतर पौधों में चालनी नलिका में सांद्रता प्रवणता पाई गई है। अब विपक्ष में क्या परिणाम है वो देखते हैं हम। तो विपक्ष में इसके निम्न प्रमाण है। पहला है, इस परिकल्पना के अनुसार परिवहन एक दिशी होता है, जबकि फ्लोएम में परिवहन एक ही समय पर दो विपरीत दिशा में भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो ये है कि चालनी नलिकाओं में छिद्र विशेष परिस्थितियों में सघन जीवद्रव्य के कारण बंद हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में द्रव्यमान प्रभाव संभव नहीं है। तीसरी चीज़ जो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सिंक सिरे की कोशिकाओं का प्रदर्शन दाब जो होता है सोर्स कोशिकाओं के प्रदर्शन दाब से अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो ट्रांसलोकेशन वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके अपवाद हैं। और चौथा जो है वेनर नामक वैज्ञानिक जो है उनके अनुसार चालनी नलिकाओं में सुक्रोज की सांद्रता पर्णविधित कोशिका की तुलना में कई गुना अधिक होती है, जिससे विलयन का जो प्रभाव होता है पर्णविधित कोशिका से चालनी नलिका में संभव नहीं है। तो ये कुछ जो थी इसकी कमियाँ थी।